और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में दक्षिण कोरिया भेजेगा विशेष प्रतिनिधि। बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान से होगी बातचीत। अमेरिका ईरान के रुख को देखकर फैसला लिया। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है दक्षिण कोरिया के कि ईरान में दक्षिण कोरिया भेजेगा विशेष प्रतिनिधि। हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान से बातचीत होगी। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के रुख को देखकर फैसला लिया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दक्षिण कोरिया अब बातचीत करेगा ईरान से। तो ईरान में दक्षिण कोरिया भेजेगा विशेष प्रतिनिधि। हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान से बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के रुख को देखकर यह फैसला लिया है कि दक्षिण कोरिया अब यहां पर ईरान से बातचीत करता हुआ नजर आएगा। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। तो साउथ कोरिया अब अपना विशेष प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान से यहां पर बातचीत होगी। अमेरिका ईरान के रुख को लेकर जिस तरह से ये फैसला लिया गया है दक्षिण कोरिया की तरफ से, और विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है। और वहीं आपको बता दें, पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान हिजबुल्लाह को लेकर तटस्थ दिख रहा है। उसका साफ साफ कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम शांति वार्ता के लिए तैयार भी नहीं होंगे। और इन सब के बीच दुनिया के लिए आतंक का आका बनने वाले देश पाकिस्तान, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शांति की बात करने चला है, जिस पर बैठक शुरू होने से पहले ही नेतन्याहू से करारी बेइज्जती भी झेलनी पड़ी है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इजरायल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा हॉर्मुज से तेल की आवाजाही को बाधित करने के तरीके पर चिंता व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा कि ईरान इस मामले में बहुत खराब काम कर रहा है और ये वह समझौता नहीं है जो हमने किया है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है, बातचीत बन नहीं रही है। 15 दिनों का सीज फायर, और उससे पहले ही हम देख रहे हैं तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि सीज फायर कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ना ईरान मानने को तैयार है, ना अमेरिका मानने को तैयार है। इजरायल जिस तरह से लेबनान पर हमले कर रहा है उसका विरोध ईरान ने यहाँ पर कर दिया है, और सीधे तौर पर अब सीज फायर को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ये टूट ना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। हॉर्मुज से गुजरने वालों से टैक्स वसूलना बंद करे ईरान। तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वालों पर जो टैक्स वसूली हो गई है उसे बंद कर दिया जाए। तो हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकरों से वसूल रहा है टैक्स, और टैक्स वसूलना फौरन बंद कर दे ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं ईरान को। लेकिन ईरान कितना मानेगा ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हॉर्मुज से गुजरने वालों से टैक्स वसूलना बंद करे ईरान। तो हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकरों से टैक्स वसूल रहा है, टोल टैक्स यहाँ पर लगा दिया है ईरान ने, और ऐसे में अब इसकी वसूली भी शुरू हो गई है। तो ट्रंप का ये बयान कि टैक्स वसूलना बंद कर दिया जाए, ईरान को यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि फौरन फैसला लें और जो ये टोल टैक्स वसूला जा रहा है उसे बंद करें। तो हॉर्मुज से गुजरने वालों से टैक्स वसूलना बंद करने की बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है ईरान से। हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकर से टैक्स वसूल रहा है, यानी जो तेल टैंकर्स यहाँ से निकल रहे हैं उन देशों से अब टैक्स वसूला जा रहा है। तो टैक्स वसूलना फौरन बंद करे ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। बाकी देशों को भी यही लग रहा है कि ट्रंप की नीति जो थी वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो गई है उनके लिए भी, और ऐसे में अब जो है उन्हें एक तरह से टैक्स यहाँ पर देना पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कभी टैक्स नहीं था, लेकिन अब ईरान ने जिस तरह से फैसला लिया कि यहाँ से जो भी शिप जाएगा उसे टैक्स देना होगा, तो टैक्स वसूलना फौरन बंद करे, ये ईरान के लिए ट्रंप की नसीहत है। और वहीं यूरोप से अमेरिकी सेना हटाने पर बड़ा दावा किया जा रहा है। यूरोप से सेना हटाने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप। यूरोप में बदल सकते हैं अब सुरक्षा समीकरण, कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप, और ये बड़ा फैसला है ट्रंप का, जिस तरह से अमेरिकी सेना को हटाने को लेकर उन्होंने दावा कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि यूरोप से अब अमेरिका की सेना को हटाया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सुरक्षा समीकरण है वो बदलते हुए दिखाई देंगे। कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस भी बुला सकते हैं ट्रंप। तो नेटो की जिस तरह से नाराजगी यहाँ पर दिख रही थी और ट्रंप ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था, उसे देखते हुए एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला माना जा रहा है। यूरोप से भी अमेरिका सेना हटाने पर बड़ा दावा दिख रहा है।
तो ट्रंप यहां पर यूरोप से सेना हटा सकते हैं, यूरोप में बदल सकते हैं सुरक्षा के समीकरण, कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस भी बुलाया जा सकता है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब यूरोप में जो अमेरिकी सेना लगी थी उसे हटाया जा सकता है, सुरक्षा समीकरण ऐसे में यूरोप में बदल सकते हैं, कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप, जिस तरह की बात सामने आ रही है। यूरोप से अमेरिकी सेना हटाने पर यह बड़ा दावा है ट्रंप का कि वो अमेरिका की सेना को यूरोप देशों से हटा रहे हैं, यूरोप में बदल सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा समीकरण, तो कुछ अमेरिकी सैनिकों को यहां पर वापस बुलाया जा सकता है। तो देखिए ट्रंप जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना जो थी यूरोप से हटा ली जाएगी, उसके बाद क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, और ये अभी बड़ा प्रभाव जो है आने वाले दिनों में समझ में आएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष देसाई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे एक और मेहमान रितेंद्र माथुर जी में हमारे साथ जुड़े भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं मेजर जनरल राजन कोचर जी का। राजन सर, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से ये जो बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, सीज फायर को लेकर बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, पाकिस्तान बीच में आ चुकी है। अभी हमारे साथ राजन जी नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे साथ किरोड़ी जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो जैसे ही वो जुड़ेंगे तब उनका हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह का जो माहौल है इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बातचीत की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है, सीज फायर टूटने की बात हो रही है। आशीष सर, आपसे मैं ये फर्स्ट रिएक्शन ले लेती हूँ, आखिर क्या कुछ माहौल इस वक्त है, क्या अपडेट अभी हमें मिल रहे हैं, किस दिशा में ये जो सीज फायर है, ये बातचीत है, मध्यस्थता जा रही है? जब तक कि ये टीमें जीतू पाकिस्तान नहीं पहुंच जाती हैं, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ईरान की और अमेरिकन कंप्लीट टीम जो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने वाली थी, एक कल लिस्ट जारी की गई थी अगर आपको पता होगा पाकिस्तान के द्वारा, जब तक वो नहीं पहुंच जाती तब तक इस मामले में अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 100% अश्योरेंस नहीं है कि ये वार्ता अभी शुरू होगी, क्योंकि IRGC ने पिछले 24 घंटों में 2 या 3 बार इस तरह के बयान दिए हैं कि अगर लेबनान पे इजरायली हमले नहीं रुकेंगे तो हम इस सीज फायर को नहीं मानेंगे, इसका वायलेशन मानेंगे। और IRGC ही कंट्रोल कर रही है ईरान को, उनकी मिलिट्री विंग ही इस समय ईरान को कंट्रोल कर रही है, हालांकि इनकी जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें अब्बास साहब शायद हेड कर रहे हैं। तो ये अभी भी वी आर एट अ क्रॉस रोड, ये वार्ता होगी कि नहीं होगी आज जो पाकिस्तान में होगी, जब तक ये टीमें ना पहुंच जाए। लेकिन एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि पिछले 24-36 घंटों में 3 छोटे मोटे अटैक्स हुए हैं वेस्टर्न एशिया में, एक कुवैत पे, एक UAE पे और एक शायद सऊदीया पे हुआ है। ये सारी मीडिया हाउसेस गल्फ की कह रही है कि ये अटैक ईरान ने किए हैं, लेकिन IRGC ने इसका खंडन किया। उन्होंने बोला है कि जब से ये सीज फायर शुरू हुई है परसों से, तब से हमने कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से ऑब्जेक्शन रेज की है कि इजराइल लेबनान पे हमला क्यों कर रहा है, ये तो सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस का उल्लंघन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोला कि लेबनान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो वॉर चल रहा है इस समय, वो भी इस सीज फायर जो पाकिस्तान में होने वाला है, सीज फायर का जो टर्म्स एंड कंडीशन था, उसके तुरंत बाद हमने देखा कि US के वाइस प्रेसिडेंट ने इसको डिनाई किया। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला कि लेबनान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और जो वॉर चल रही है वो आज होने वाली शांति वार्ता के तरफ जाने के पहले जो प्री कंडीशंस थे सीज फायर के, उसका हिस्सा नहीं था। तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी पाकिस्तान को देनी पड़ेगी, बिकॉज बाकी सारी पार्टीज, IDF ने बहुत ही क्लियरली बोला है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियर, और JD वांस ने भी क्लियरली बोला जी। बिल्कुल। और मेजर जनरल राजन जी जुड़ गए हमारे साथ। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जिस दिशा में ये बातचीत जा रही है, कहाँ आपको लग रहा है लेबनान को लेकर जो ये रुख मोड़ा जा रहा है कि यहाँ पर लेबनान पर हमले ना करे इजराइल, तो क्या ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, एक दबाव की रणनीति के तहत यहाँ पर ईरान काम कर रहा है? क्योंकि ईरान को सिर्फ खुद से मतलब होना चाहिए था कि उनके और अमेरिका के बीच में सीज फायर होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लेबनान को लेकर उनके हितैषी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? नमस्कार गीतू जी, आपको ये समझना पड़ेगा एक चीज तो कि हजबुल्ला जो है वो ईरान का ही हिस्सा है, वो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उसका प्रॉक्सी है। तो ये समझना कि लेबनान में जो हो रहा है वो ईरान को अफेक्ट नहीं करता है, ये सही नहीं होगा। बिकॉज 1979 के बाद इस आयतोल्ला के आने के बाद एक फोर्स रेज करी गई थी जिसका नाम था कर्ड्स फोर्स। वो कर्ड्स फोर्स इसलिए रेज की गई थी
ये जितने भी प्रॉक्सीज आपको दिखाई दे रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज, इनको ट्रेन करने के लिए। और ये क्वाड्स फोर्स ने इनको गुरिल्ला वॉरफेयर में, साबोटाज में, सुसाइड बॉम्बिंग में, इस तरीके के स्किल्स में ट्रेन किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा जो आपका एक लॉजिस्टिक रूट था, जो इराक से होता हुआ, सीरिया से होता हुआ लेबनान में पहुंचता था, वहां से जितनी भी आज हिजबुल्लाह के पास मिसाइल्स हैं वो आप ईरान सप्लाई करता है। और एक मंथली बजट है ईरान का तकरीबन 2 से 3 मिलियन डॉलर, जो वो हिजबुल्लाह को देता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उनके कार्डर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ईरान का। और जो ताकत है ईरान की, देखिए, एक तो हमने मिसाइल्स और ड्रोन की ताकत देखी, दूसरी जो उसकी ताकत है वो है एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस। और एक लूजली एक एक ऑक्टोपस का भी नाम लिया जाता है। इस ईरान इज द हेड ऑफ द ऑक्टोपस। और बाकी जितने भी ये ग्रुप्स हैं, 8 के करीब हैं, जो 8 हाथ होते हैं ऑक्टोपस के, तो ये सारे इसको ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो इसीलिए मैं ये ईरान को बहुत तकलीफ हो रही है कि इसको लेबनान में ये हिजबुल्लाह के टारगेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है। और ईरान इसको चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसको रोका जाए, लेकिन इजराइल यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। तो ईरान के लिए बड़ी चुनौती है इस वक्त कि लेबनान में जो हो रहा है उसे रोका जाए। किरोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर को अब देखें तो किस तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि साउथ कोरिया ने अब एक तरह से बातचीत करने की जो राह है वो पकड़ी है। साउथ कोरिया चाहता है कि वो ईरान से बात करे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। बात कितनी बन सकती है, क्या समझा पाने में साउथ कोरिया जो है सफल हो पाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए गीतू, साउथ कोरिया ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन अभी जो बातचीत का माहौल बना है उसमें पाकिस्तान से भी ज्यादा चाइना का रोल रहा है। चाइना ने ईरान को कन्विंस किया और पाकिस्तान ने पहले 4 विदेश मंत्रियों की बैठक इस्लामाबाद में की, टर्की, इजिप्ट और सऊदी। और उनके बाद में वो जो प्रपोजल तैयार किया वो चाइना के पास गए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने एक 5 पॉइंट का जॉइंट कम्युनिके भी जारी किया। और उसमें सामान्य बातें थी, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो ये थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का के अलग अलग प्रावधान है जिसमें हर देश की संप्रभुता, अखंडता, इस तरह की सामान्य बातें थी, इंटरनेशनल लॉ। लेकिन वो ईरान को एक लिवरेज दे रहा था कि ईरान की संप्रभुता को रिकॉग्नाइज कर ले, उनके इंडिपेंडेंस को, अखंडता को। इसका मतलब ईरान के फेवर में जा रहा था। तो ईरान को चाइना ने कन्विंस किया। अब ऐसी स्थिति में आपका जो सवाल है, देखिए राजन सर तो सैन्य विज्ञान के बारे में ज्यादा जानते हैं और मैं उनसे बहुत से पॉइंट से सहमत हूँ। ईरान गलत कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दुनिया का हर देश जहां इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है वहां आतंकवादियों को या इस तरह के संगठनों को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान पे सामान्यतः आरोप लगाते हैं या हकीकत है उस पे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। किस तरह से तालिबान को सपोर्ट किया गया, तैयार किया गया, तो निश्चित रूप से ईरान कर रहा होगा। हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करता है, लेकिन उससे ये नहीं हो सकता कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र पे एग्रेसर के रूप में स्ट्राइक करें। ईरान गलत करा तो ईरान के अगेंस्ट में वो भी जो कुर्द्स हैं या अजरी हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है सर से। लेकिन आपका जो सवाल है दुनिया की वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से आएगी, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह की इमर्ज हो रही है और ईरान के मुद्दे को लेके अमेरिका को जिस तरह का अकेलेपन का एहसास हो रहा है। आज अमेरिका की हम स्थिति देखें तो अर्जेंटीना, इजराइल और अमेरिका, 3 देश एक तरफ हैं, बाकी पूरी दुनिया अमेरिका ने जिस तरह से अटैक किया उसके खिलाफ हैं। और उसी से ट्रंप साहब बहुत परेशान हो गए थे और परेशान होके वो एक निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। और उस रास्ते में उन्होंने पाकिस्तान को माध्यम बनाया और बातचीत के लिए पेशकश की। इजराइल ये नहीं चाहता था कि बातचीत हो, तो वो बातचीत आज तो नहीं होगी, कल से शुरू होगी। लेकिन ईरान ने अपने 10 पॉइंट दे दिए
उधर से 15 पॉइंट आ गए। दोनों वो एक्सट्रीम हैं, दोनों मैक्सिमम वाले हैं, अधिकतम वाली स्थिति है। लेकिन जब बातचीत होगी तो अमेरिका को अपने जो 15 पॉइंट की स्थिति है उसमें कुछ समझौता करना पड़ेगा। ईरान के जो 10 पॉइंट है ईरान को भी करना पड़ेगा, तब बातचीत आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन और समझौता करने के मूड में कोई दिख नहीं रहा है सर। जस्ट ए मिनट जीतू, चिंता सर। की बात यह है कि क्या ईरान और अमेरिका की टीम आमने सामने एक टेबल पे अक्रॉस द टेबल बात करेंगी या मैसेंजर्स के थ्रू होगा? मैसेंजर्स के थ्रू होगा तो वो कुछ नहीं हो सकता, जो ओमान कर चुका है ऑलरेडी। तो पाकिस्तान इधर उधर मैसेज, अलग अलग कमरों में बैठे मैसेज दे रहा, उससे कुछ नहीं होगा। अक्रॉस द टेबल बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। दूसरा यह है कि जब तक इजराइल को इसमें बातचीत में सम्मिलित नहीं करेंगे, इस एरिया में शांति नहीं हो सकती। इजराइल कभी नहीं चाहता है कि अमेरिका अब निकल जाए ग्रेसफुल्ली ईरान से। बिल्कुल। और रितेंद्र सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, यही सवाल रहेगा कि आखिर किस तरह से अब आने वाले दिनों में हम स्थिति देखेंगे। सीज फायर अगर ब्रेक होता है या फिर रहता है तो बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव होगा? अमेरिका अब निकलना चाहता है, इजराइल बने रहना चाहता है युद्ध में। अगर युद्ध चलता रहा तो क्या प्रभाव होगा? बाकी देश जो है उसकी चपेट में आ रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी जिस तरह से टोल टैक्स लगाया गया है वो एक बड़ा असर डालेगा इकोनॉमी पर। क्या लग रहा है आपको, अभी स्थिति क्या है इस वक्त पूरे विश्व की, अगर हम समझे तो? विश्व में स्थिति इसमें जो है वो लड़ाई की ही है, और इसके अंदर जो ईरान का रुख शुरू से रहा है कि वो लड़ेंगे, वो लोग तो लड़ रहे हैं वो लोग। और इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके साथ लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसके अस्तित्व को चाहते ही नहीं है देश। इसके कारण इनको आमने सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। अब जो अमेरिका ने समझौता किया, युद्ध विराम किया, वो एक तरफा था, उसमें इजराइल से बात ही नहीं की उसने। इजराइल से बात नहीं की तो इजराइल ने काम से आपने जब पूछा ही नहीं तो युद्ध विराम क्यों करा आपने, तो उसने लेबनान पर अटैक किया। और उसी बीच में एक चीज और हुई कि इनके बीच में जो उनके उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जेडी वांस, और ये अमेरिका इजराइल के नेतन्याहू, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, काफी हॉट टॉक्स हुए उनके बीच में। तो ये बात आके निकल के सामने ये आती है कि दोनों लोग मिलते हैं जब सामने, तो आपस में सबको समझौता करना चाहिए। इसमें जो भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने एक स्टेट ऑर्डर किया है कि जो हॉर्मुज़ का जोन है, जहाँ तो जलमार्ग है, ये सारे जहाज दुनिया के सब जाते हैं यहाँ से वहां तक, तो वहाँ कोई टैक्स ना लगाया जाए। अभी तो ऐसे कि आपके घर के बगल से कोई हाईवे निकल रहा है तो आप डंडा लेके बैठ गए कि सब टैक्स मुझे दो, ये उस तरीके का काम है, और ये किसी देश को देना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया का सारा ट्रेड उस पर चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है, उसने बहुत बड़ा टैक्स भी लगाया है। तो ये अगर वो ऐसा चाहता तो दुनिया में झगड़े रहेंगे हमेशा। ये ईरान का, और ईरान वैसे जो भी उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी कुछ खास नहीं है, खाली हार्मोन्स के कारण ही वो अपने ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको में लड़ा जाएगा। और यूरोप के देश इसमें भारत का समर्थन कर रहे हैं, चीन भी भारत का साथ दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब अब पाकिस्तान को इन्होंने बीच में क्यों लिया है मुझे समझ में नहीं आता। खाली ये कि दोस्ती निभा रहे होंगे कि भाई चलिए अब आप हमारे दोस्त हैं तो आप भी कुछ मजे लीजिए। पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान को लेकर उन्हें लगता हो कि अमेरिका से ही फंड मिलते रहते हैं, अमेरिका से मदद मिलती है, तो एक तरफा थोड़ा सा ये मध्यस्थता जो हो जाए। जी बिल्कुल, वो ये कर रहे हैं, वो अपने जैसे कहते हैं हमारा दोस्त तो भी चल, हमारा दोस्त भी आजा मैदान में, इसको भी थोड़ा मजे करा दो, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। उसकी वैल्यू कुछ नहीं है पाकिस्तान की। ईरान के साथ पाकिस्तान लड़ चुके हैं, तो ईरान वो याद रख के बैठा हुआ है। ऐसा नहीं, ईरान के लोग भूलते नहीं है ये चीज। ईरान पर जनरल जियाउल हक जब हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने पाकिस्तान की सेना से ईरानियों पर आक्रमण कराया था, और बहुत सारे ईरान के सैनिक मारे थे। तो ईरानी भूले नहीं, उनके रिकॉर्ड पे वो चीज। तो ऐसे में इनका पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई संबंध अच्छा रहना नहीं होगा, मैं नहीं मान सकता। खाली एक इस्लामिक देश है, इसके कारण कह सकते हैं कि दोनों साथ हो सकते हैं किसी कारण से। और दूसरा, इनके पास जो प्रॉक्सी वॉर करने के लिए जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट करते हैं ये लोग, तो फाइनेंस तो वैसे ही बहुत है, और ये सारे के सारे मिलकर इजराइल को घेरते हैं। हमास हुआ और ये हैती हुआ, जो भी सब इनके संगठन है, ये सारे मिलकर टारगेट करते हैं इजराइल को। तो ऐसे में जो है इजराइल के सामने अस्तित्व की लड़ाई है कि अगर वो ढीला छोड़ेगा, ये फिर घुसेंगे उनके अंदर। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। ईरान ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद में बातचीत के लिए शामिल होने का दावा किया था, तो बातचीत में शामिल होने के दावे झूठे हैं, सूत्र बता रहे हैं। बातचीत के लिए कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। अमेरिका के साथ बातचीत अभी भी स्थगित है। लेबनान पर हमलों के बीच बातचीत नहीं होगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस्लामाबाद में बातचीत के लिए शामिल होने का दावा गलत बताया जा रहा है। तो ईरान ने पाकिस्तान के
दावों को खारिज कर दिया है। तो इस्लामाबाद में बातचीत के लिए शामिल होने का दावा यहाँ पर किया था, लेकिन ऐसी कोई बात जो है वो शामिल नहीं थी। बातचीत में शामिल होने के दावे झूठे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, बातचीत के लिए कोई पाकिस्तान नहीं जा रहा है। तो ये जो बड़ा बयान था, साहिद सर देखिए आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, पूछता उसे कोई नहीं है, और देखिए ईरान ने साफ मना कर दिया, कोई नहीं जा रहा है पाकिस्तान, कोई दावा नहीं था, सब झूठ है। गीतू, ये बहुत मेजर ब्रेकिंग होगा अगर ये सच है तो, जैसा कि आप बता रही हैं। पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये एक एस्पेक्ट है जिसमें बातचीत फिर भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस या कुछ सिक्योर्ड लाइन पे सब अपनी अपनी जगह से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में उनके फिजिकल सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान इनफिल्ट्रेटेड है, वहां पे CIA, मोसाद इनके एजेंट्स होते हैं। ईरान को वहां कितनी सेफ्टी मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। तो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये हाफ ट्रुथ होगा। और अगर पाकिस्तान में जाकर बात भी नहीं करनी है या लेबनान पर हमले होते वक्त ये बातचीत शुरू नहीं होगी, तो ये बहुत मेजर ब्रेकिंग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ धमकी दी थी कि लेबनान पे हमले नहीं रुके तो हम बात नहीं करेंगे। अगर अब वो ये कह रहे हैं कि बात नहीं होगी, तो ये मेजर ब्रेकिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास ओपन सोर्सेज से नहीं आई, तो अभी भी वो कयास लगा रहे होंगे। और पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं वो समझ में आता है, वो वर्चुअल तरीके से मीटिंग। जी तो आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राजन सर से भी समझ लेते हैं। राजन सर आप भी बताइए, देखिए जिस तरह से लेबनान पर हमलों के बीच बातचीत नहीं होने की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ ईरान के दिमाग में इस वक्त चल रहा है? क्या रणनीति पर ईरान काम कर रहा है कि लेबनान पर अगर हमले रुकते हैं तो ही वो बात करेंगे, अगर नहीं रुकते तो क्या बातचीत नहीं होगी? क्या दूसरा रास्ता नहीं देखा जाएगा कि आखिर इस जंग से कैसे बाहर निकला जाए? गीतू जी, इस क्वेश्चन के दो पहलू हैं। पहला है कि आपको एक बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा पाकिस्तान और इजराइल के बीच का। आज पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कोई डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान का इजराइल में नहीं है, इजराइल का पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पे कोई एम्बेसीज नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक चैनल इनके बीच में नहीं है, और टायर 2 और टायर 3 डिप्लोमेसी भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट एक जीरो कम्युनिकेशन है इन दोनों देशों के बीच में। इसीलिए इजराइल को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और वो कोई भी अगर पाकिस्तान ब्रोकर्ड समझौता होगा उसमें वो 10 बार सोचेगा उसके बारे में अपना जो राय देना। तो एक तो बुनियादी ये जो आपने एक मीडिएशन में पाकिस्तान को लेके आए हैं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में, कोई भी मीडिएशन को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसको यहाँ पे पाकिस्तान, इजराइल और यूएस और ईरान और यूएस हैं, वो स्टेक होल्डर्स को वो मीडिएटर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट है तो शुरुआत से ही ये मीडिएशन फ्लॉड है, इसीलिए आप ये देख रहे हैं इस टाइप की स्टेटमेंट्स आ रही। और दूसरा आपका ईरान का जो सवाल है, देखिए ईरान ने बहुत कैटेगोरिकली बोल दिया है कि इसमें लेबनान शामिल होना चाहिए, और जब तक आप इसमें लेबनान शामिल नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता ईरान बातचीत के लिए आएगा। और खास तौर पे अगर आप ये देखें कि इसको ईरान को जल्दी नहीं है सीज फायर करने की, रिक्वायरमेंट अमेरिका की है, और इसीलिए इसको ईरान हावी है, और इसीलिए जो भी ये मीडिएशन हो रहा है ये अमेरिका के 15 पॉइंट्स पे नहीं हो रहा है, ईरान के 10 पॉइंट्स पे हो रहा है। और वो बार बार एम्फसाइज हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, इन प्रिंसिपल ये हम एक्सेप्ट करते हैं और हम इसके जो है डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। बट बहुत ज़रूरी होगा, मैं इसको शुरुआत से यही बोल रहा हूँ कि जब तक इजराइल को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे इस डिस्कशन में, ये सीज फायर लागू नहीं है। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है, और अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि इजराइल नहीं मानता बट यूएस इंटरेस्टेड है, तो यूएस अकेला वापस नहीं जा सकता इस लड़ाई में। साथ आए थे दोनों और साथ ही वापस जाएंगे, बिकॉज अगर यूएस वापस चला गया तो वो उसकी हार मानी जाएगी। ठीक है करोड़ी सर, इस वक्त दबाव में किस देश को देख रहे हैं, ईरान या फिर अमेरिका? किस पर ज्यादा प्रेशर है? और ईरान के पास क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना बड़ा पॉइंट है, इतनी बड़ी ताकत वो बन चुका है उसके लिए, जो कि अमेरिका के लिए गले की फांस है। किस पर आपको लग रहा है कि ईरान इस बात पर रीझ रहा है, खुश हो रहा है कि देखिए मेरे पास तो ये है, अमेरिका को यहाँ पर झुकना ही पड़ेगा?
सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जिस तरीके से हम इजराइल और लेबनान की बातचीत कर रहे हैं, नेतन्याहू एग्री हो गए हैं हिजबुल्लाह से बातचीत के लिए। ये उन्होंने कह दिया है कि हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो इस बातचीत का पार्ट नहीं होगा, अलग से बातचीत होगी, तो वो एग्री हो गए हैं। दूसरी तरफ ये जो बातचीत होनी है इस्लामाबाद में कल से, उससे पहले अमेरिका की तरफ से जो लीड कर रहे हैं वेंस और हेगसेथ और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेटमेंट आए हैं, वो बातचीत को आगे बढ़ाने वाले नहीं लगते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि 3 पॉइंट्स का, उसमें ये कहा है कि जो हम सीज फायर की या ट्रूस की बातचीत कर रहे हैं, इनफैक्ट सीज फायर नहीं ट्रूस है वो तो, लेकिन उसकी जो बातचीत कर रहे हैं आगे सीज फायर को बढ़ाने की या सीज फायर पे बातचीत होनी है, उसको लेके 3 पॉइंट जो दिए हैं वो वायलेशन है जो अंडरस्टैंडिंग थी उसका। तो ईरान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन है और उधर अमेरिका की तरफ से भी है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से बातचीत होगी, ये अभी गीतू देखना है। इजराइल वाला जो हित बता रहे हैं वो मेरे ख्याल से नेतन्याहू एग्री हो गए हैं, तो वो हित तो इस बातचीत में नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ से जो एक स्टैंड लिया गया है, और क्योंकि जो बातचीत होती है उससे पहले एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जाता है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट किसी भी साइड से नहीं दिए जाते हैं। अगर कहीं कुछ इंसिडेंट भी होता है तो उसको छुपाया जाता है कि बातचीत कहीं आगे बढ़े, उसको बाद में ले आएंगे। तो उस तरह का माहौल दोनों ही साइड से, ईरान और अमेरिका की तरफ से नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो आप पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा डिफेंसिव है, अमेरिका ज्यादा डिफेंसिव है, क्योंकि अमेरिका के लोग नहीं चाहते कि अमेरिका इजराइल के लिए ईरान में तीसरे कंट्री से लड़े। तो अभी इस समय अमेरिका निकलना चाहता है, और नए वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा उसमें अमेरिका को अल्टीमेटली एक मल्टीलेटरल ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका का जो हेगेमनी या जो डोमिनेशन है वो खत्म होने की तरफ जा रहा है, ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल और पोप ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोर्सिव पॉलिसी है उसका आलोचना की है, और इवन वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव को पेंटागन ने बुला के ये कहा है कि कैथोलिक चर्च को तो हमें इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, अमेरिका की क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। तो अमेरिका पूरी तरह से आइसोलेटेड है और डिफेंसिव है। ईरान मुझे लगता है सब कुछ बर्बादी के बाद भी, कमजोर होते हुए भी एक अच्छी पोजीशन में लग रहा है। ओवर गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में माथुर सर देखिए, अगर ईरान ने शर्त रख दी है लेबनान में अगर शांति नहीं होती है या इजराइल की तरफ से हमले नहीं रोके जाते हैं, बातचीत नहीं होगी, आपको लग रहा है अमेरिका बीच में आएगा, इजराइल से बात करेगा कि कम से कम कुछ समय के लिए लेबनान पर हमले रोके जाएं, जिससे कि मध्यस्थता की बातचीत हो? कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं आपको? देखिए, इसमें मानना कि समीकरण इस तरीके बने, क्या है कि इजराइल जब तक गारंटी नहीं ले पाएगा कि ये हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे, तब तक वो इस संधि को मानेगा ही नहीं। एक चीज है, क्योंकि सारा झगड़ा अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ये सब मिलकर देश उसको दबोचना चाहते हैं, तो वो अपने आप को बचाना तो चाहेगा, अपनी सेफ्टी तो पहले लेगा। दूसरा, जो जितने देश वहां आना चाहते हैं इस पूरी लड़ाई में, उसमें बहुत बड़ा दुनिया के सारे देश, हार्मोस के कारण सारी दुनिया उसमें शामिल हो जाती है, तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो आज जो लीडिंग पोजीशन में वो भारत आ रहा है। भारत का जो कहना है कि हम जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने कि जितने भी जलमार्ग हैं वो फ्री किए जाएं, तो उसमें कोई किसी का टैक्स नहीं लेगा। आप घर घर आपका पड़ोस में, तो इसका मतलब आप टैक्स लोगे, ऐसा नहीं करोगे। आप सबको, सब व्यापारी है, सब व्यापार करें, सब देशों की जरूरत है व्यापार करना। तो ये एक बड़ी सोच है जो भारत के पास है, और ये पाकिस्तान जैसे देश तो कोई मीनिंगफुल, उनकी तो कोई मीनिंग वैसे भी नहीं है। दूसरा, वहां जो आप डिप्लोमेटिक मीटिंग की बात कर रहे हैं, वहां जितने भी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स बुलाने की बात चल रही है, ये सबकी जान को खतरा है। अब जेडी वांस ने को सिक्योरिटी, जो उनकी जो सिक्योरिटी देख रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने को साफ बोल दिया है आपकी सुरक्षा की गारंटी यहाँ नहीं है, तो अपना देख के खुद आओ, अपना आना तो अपने बूते पे आओ। अब इसलिए अगर जब वहां जो लोग एजेंसी बैठी वो सिक्योरिटी नहीं ले रही है, तो जेडी वांस के सामने पॉलिटिकली, अब देखिए आज अमेरिका की जो स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत चल रही है, आने वाले 7-8 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म पोल में हटाए जाते हैं, तो जेडी वांस को लीड करना पड़ेगा अमेरिका को। तो ऐसे में जब जेडी वांस की स्थिति अच्छी है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, और वो आदमी भी थोड़ा समझदार दिख रहा है, बातचीत करने में थोड़ा समझदारी से बात कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो उद्देश्य था कि वहां दुनिया का जो कम्युनिटी मार्केट था वो गिरा हुआ था, तो ये जैसे ही उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर किया, तो कम्युनिटी मार्केट एकदम एक्सपांड कर गया, तो तुरंत पैसा कमा लिया। तो इनके सारे दोस्त जितने पैसे कमाने में लगे हुए थे, उन्होंने फट से पैसा डाल रखा था, नेक्स्ट डे पैसा वो शूट कर गया, तो उनकी तो कमाई हो गई। इनका उद्देश्य तो पूरा हो गया।
जी अब रह गई दुनिया की लड़ाई। दुनिया में बिल्कुल, यानी सारी जिस जो तरह से बिजनेस माइंडेड ट्रंप को कहा जाता है, वैसा इस फैसले के बाद यस हुआ यस भी, यही आप कह रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने पाकिस्तान को धमका दिया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू की नसीहत, ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जताई है। इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नेतन्याहू ने साफ कह दिया है। और एक तरह से नसीहत है ये पाकिस्तान को, जिस तरह से बीच बीच में पाकिस्तान अपने बयान देता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नेतन्याहू की नसीहत मानी जा रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर नाराजगी जता दी नेतन्याहू ने और कह दिया इजराइल के विनाश की बात करना बेहद आपत्तिजनक है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के बयान पर वो नाराजगी जता रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, ये माना जाए इजराइल के विनाश की बात बेहद आपत्तिजनक उन्होंने कहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त है, पाकिस्तान को नसीहत है, चुनौती है और वो समझ जाए, संभल जाए, ये भी कहा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। करोड़ी सर का रुख कर लेते हैं। करोड़ी सर, आप ये बताइए कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान बीच बीच में आता है, तमाम तरह के बयान देता है और एक बयान और यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है जिसमें कि इजराइल को कैंसर बताया है। तो यहाँ पर आगे किस तरह की सोच पाकिस्तान की है, उसका कोई रोल मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर होगा विश्व मंच में, और कोई उसे कुछ समझता नहीं है, उसके बाद भी इस तरह के बयान। करोड़ी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए साय सर का रुख कर लेते हैं। साय सर, मेरा ये जो सवाल है आपसे भी है, हालांकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। जी देखें, इस समय कुछ कयास हम ऐसे लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब मुझे लगता है, मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं, कोई वजूद है नहीं। ये सबसे पहली जो ऑब्जेक्शनेबल बात है वो ये है, मैं इस बात को कैसे आपके दर्शकों को समझाऊं, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, मैं कंप्रेस करता हूं। जो सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गीतू, वो जो डिस्कशन होने वाले हैं पीस टॉक्स, युद्ध को खत्म करने के लिए, उससे अलग है। तो ईरान और ईरान की वो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो अभी नहीं है, इंडिविजुअली सोच रहे हैं वो लोग, आपस में बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि बात करने से वो लोकेट हो जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। लेकिन जो भी उनका इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है जिसको वो किसी तरह से पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं या अमेरिका को बता दो, वो मिक्सअप कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस। सीज फायर की टर्म्स एंड कंडीशंस में हमलों को टेम्पररी तौर पे रोक दिया जाए, ईरान पे हमले ना हो और ईरान भी हमले ना करे, दो चीजें। और उसके बाद ईरान ने ये जो नया एक लाया है कि लेबनान भी इसमें शामिल था, लेबनान और इजराइल का एंगल, वो ईरान ने जो अपने 10 सूत्री प्लान्स दिए हैं जो आगे की बात के लिए, उसमें ओपन सोर्सेस का ये कहना है कि उसमें नंबर 10 पे ये मुद्दा फ्लैग्ड है कि इजराइल लेबनान पे हमले रोक दे। तो युद्ध रोकने के लिए शांति वार्ता के 5-10 पॉइंट्स ईरान के और 15 पॉइंट अमेरिका के, इन पे डिस्कशन कल से होना है अगर होना है। लेकिन उसके पहले ईरान ने एक क्लॉज लगाया था कि पहले आप सीज फायर करिए तभी हम शांति वार्ता के लिए आएंगे, जबकि अमेरिका कह रहा था कि शांति वार्ता तो कभी भी कर लो। विटकॉफ और ये जेडी वांस लोग बात कर रहे थे। तो ईरान ने एक टर्म लगाया कि हम बात पीस टॉक्स कभी तभी करेंगे जब आप सीज फायर कर लें। तो सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लेबनान और इजराइल का एंगल नहीं था, ऐसा जेडी वांस ने बोला, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला। हालांकि उन्होंने इनके 10वें पॉइंट को, जो पीस टॉक्स के 10वें पॉइंट को नेगेट नहीं किया है। वो रेडी हैं कि जब हम टेबल पे आएंगे तब हम आपके 10 पॉइंट्स को, अमेरिका ने भी बोला, कंसिडर करेंगे। डिस्कशन उसी मुद्दे को लेकर हुआ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी जो सीज फायर हुआ है, इस दरमियान लेबनान पे अगर हमले हो रहे हैं इजराइल के, तो ये सीज फायर का टेक्निकली वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो कोई दिखा नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के पीएम के कहने से कुछ नहीं होता। जी गीतू। जी बिल्कुल। और राजन सर, क्या माना जाए तो क्या ये जो बैठक की बात हो रही है, मध्यस्थता की बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है सीज फायर को लेकर, ये क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन हो सकती है या फिर वर्चुअली ये हो सकती है, इसके क्या कुछ मायने आपको दिख रहे हैं? क्या लग रहा है ये संभव हो पाएगा या फिर बातचीत अभी डिले की जाएगी? देखिए, आई थिंक अगर एक डेट डिसाइड करी है तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए उसको डिले करने की। मुझे लगता है ये बातचीत होगी और ये ऑनलाइन नहीं होगी, बिकॉज
ये जितने भी डिस्कशंस होते हैं, अगर आपको एक सीज फायर की तरफ अगर जाना है, मीडिएशन की तरफ जाना है, तो ये मिलके किए जाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आपके मीडिएटर होते हैं, जो पार्टीज को अलग अलग रूम्स में बिठा के रखते हैं, जो इनका सिस्टम होता है, अलग अलग अपने रूम में बिठा के रखते हैं। शायद आमने सामने नहीं भी आते हैं, ये कई बार ऐसा होता है। तो वो मीडिएटर जो होता है वो एक रूम से दूसरे रूम से वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना कन्वे करता रहता है। तो इस तरीके की भी जब इसको बातचीत हुई थी ईरान के साथ, और ये जब ओमान कर रहा था, इसी तरीके से बातचीत हो रही थी उस टाइम पे भी, आमने सामने ईरान और इसको इजराइल के, और ये लोग ये आमने सामने नहीं आए थे। तो इसको मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये जरूर ये जो इजराइल की जो स्टेटमेंट है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूं कि आप इसको अपना अलग मुद्दा बनाइए, बिकॉज ये इसी का मुद्दा है जी। जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, 10th पॉइंट है ये, तो आप इसको अलग कैसे कर सकते हैं? सो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट का कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट आपका होने वाला है। और ट्रस्ट क्या है स्टेटमेंट में, मुझे बताइए। अभी आप ये अगर यहाँ सीज फायर कर देते, बाद में इजराइल बोलता है कि हमको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हिजबुल्लाह वाला, तो फिर तो इसीलिए जो जब तक आप में एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। इसीलिए नेतन्याहू की बात के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा सकती स्टेज पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, जैसे हम ये चीज देख रहे हैं, मैं एक पॉजिटिव एंगल से देख रहा हूं इसको, और मैं इसको नेगेट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एक मौका आपको जरूर देना पड़ेगा बातचीत का। और अगर आप ये मौका नहीं देंगे तो ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। अमेरिका ने ऑलरेडी पहले बता दिया कि वो फोर्सेस को विड्रॉ नहीं कर रहा है अभी तक। तो वो जब तक एक फैसला नहीं होगा, अमेरिका विड्रॉ नहीं करेगा। कुछ पॉइंट्स होते हैं, देखिए कहीं पर भी एक स्मूथ बात नहीं होती। 14 दिन में ये बातचीत आपकी खत्म नहीं होने वाली है। आप इसको देखेंगे, 2 मीटिंग्स 3 मीटिंग्स हो सकती है 14 दिन में, उसके बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, बिकॉज कई ऐसे मसले हैं जिनको टाइम लगेगा बार बार बातचीत करके। और इसलिए हमने देखा था जब भी ईरान के साथ बातचीत हो रही थी, वो एक लंबे अरसे की जो है स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 तक जा रही थी, बट वो फिर बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया। और दोनों बार अमेरिका ने ऐसा किया है। 12 दिन की लड़ाई में भी बीच में बातचीत के बीच में वो जो हमला हुआ था, इस बार भी इजराइल ने हमला किया। तो एक ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, और मुझे लगता है हमको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। करोड़ी सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, भारत के लिए ये जो मामला है सीज फायर का या मध्यस्थता की एक बात अगर होती है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी फोन पर बात की थी ईरान से, तो क्या माना जाए कि अगर भारत की मध्यस्थता के बीच में अगर वो आते हैं, बातचीत के लिए कोई ऑफर करते हैं, तो क्या उनकी बातों को सुना जाएगा? क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर क्या कुछ असर पड़ता हो आप देख रहे हैं? देखिए गीतू, राजन सर की सभी बातों से सहमत होते हुए, क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन इस समय भारत का इन्वॉल्व होना, क्योंकि ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। और भारत की जिस तरह की रणनीति है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी रूप में इस संकट में प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होगा। भारत की रणनीति यह है कि इस संकट के जो नकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के समाज पे पड़ रहे हैं, उनको सही तरीके से, वाइज तरीके से मैनेज करने का प्रयास कर रहा है भारत। क्योंकि तेल का संकट आएगा तो तेल को कैसे प्रोक्योर किया जाए, खाद का संकट आएगा जो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जब किसानों की बुआई शुरू होगी तो निश्चित रूप से आएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो भारत की रणनीति अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज करने और भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि भारत की एस्पिरेशन यह है कि एक डेवलप्ड कंट्री बनना है और अर्थव्यवस्था टेक ऑफ की स्थिति में है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय संकट हैं उनमें भारत प्रोएक्टिवली किसी भी संकट में इन्वॉल्व अभी नहीं रहा है। बिल्कुल, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सर चर्चा करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को इसकी जानकारी दे देते हैं। इजराइल पर पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर बताया और इजराइल बुराई और इंसानियत के लिए एक अभिशाप है। इजराइल ने कई बेगुनाहों की हत्या की है। पाकिस्तान का ये बयान है जो कि यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने दिया है।
किस तरह से उन्होंने इजराइल को कैंसर बताया। इजराइल को उन्होंने कहा बुराई और इंसानियत के लिए इजराइल अभिशाप है। तो देखिए, इजराइल ने कई बेगुनाहों की हत्या यहां पर की है पाकिस्तान की तरफ से। ये बयान दिया गया था जिस पर इजराइल ने नाराजगी भी जताई है और कहा है कि पाकिस्तान भी अपनी लिमिट में रहे। और इसी के साथ हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।